हेलो। यस। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, प्यारी मैम की वाट लगी पड़ी अभी। हम्म। हाँ, डिसऑर्डर्स करेंगे बच्चों हम। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन ये है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। उसका रीजन ये है कि मेरे कान में इतना भयंकर इन्फेक्शन है, इसलिए कल तुम्हारी क्लास नहीं हुई। यस। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी मेरे प्यारे बच्चों को। हाँ जी बच्चों। तो मैं आपको अपने कान की वीडियो दिखाती हूँ यार, फोटोज दिखाती हूँ कैसे हुआ ये। सो आई हैव गॉट स्विमर्स ईयर। सो आई विल टेल यू दिस। हाँ। हाँ नहीं, लास्ट ईयर तो बेटा पूरी की पूरी वो सर्जरी हुई थी, बट इस बार हुआ है स्विमर्स ईयर। माई राइट ईयर इज वेरी सेंसिटिव। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि तुम डॉक्टर होने वाले हो तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। रुको मैं भी दिखाती हूँ तुम लोग को। कल पूरा क्लीनिंग हुई मेरे कान की। जितना फंगल इन्फेक्शन था, आई हैव अ वेरी बैड फंगल इन्फेक्शन इन माय ईयर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यस। बोला इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये वाला कान अभी सुन नहीं पा रहा है कुछ भी। इट इज अ डेफ ईयर राइट नाउ। सो यू कैन सी हियर। फर्स्ट आई विल शो यू द इमेज ऑफ this is how the ear looks like from inside. ठीक है। So I went to a doctor. The doctor is my student. He is from MAMC 2017 batch. He has done masters in surgery as well. He's a surgeon. ठीक है। तो वो सर्जन भी हैं। अभी उनका क्लिनिक मेरे स्टूडियो के साथ ही है। सो ही इज माय स्टूडेंट। हिज नेम इज करणदीप सिंह। हाँ, तो मैं उसके पास कल गई, करण के पास। तो करण से मैंने पूछा, अब तो डॉक्टर करण बोलना रहता है कि करण मेरे तो कान में बहुत दर्द है। तो उसने मुझे पूरा उसके पास इक्विपमेंट से, बिकॉज थोड़ा फॉरन वॉरन से करके आया है। ठीक है। तो आप देखिए, पैसे तो वो मेरे से ऑफकोर्स नहीं लेता। आप देखेंगे ईयर। सो दिस इज माई लेफ्ट ईयर। सो दिस इज द ईयर वैक्स। ठीक है। ये आप देखिए, दिस इज अ एक्चुअल photo of my ear which you can see, and this is your external auditory canal, and here you can see the hair as well to trap dust particles. ठीक है। and this is from where the sound waves go inside the eardrum. ठीक है। eardrum के पास में वो खटक 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 करता है। ठीक है। so this ear looks pretty normal. now I will show you what happened in the right ear. ठीक है। so यहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ाई भी कराती हूँ मैं तुम्हें। okay. So can you see this? Does it look like same like a left ear, guys? Yes, Bachu. Does this particular ear looks like the left ear? No. You can see here white color dots. Everybody can see the white color dots here. So आप देखेंगे सारे white. Oh, is that what photo? Here you can see all those white color dots. ये क्लीनिंग के बाद है इतना इन्फेक्शन। लिटरली उसके पास, करण के पास एक डिवाइस होती है क्लीनिंग की। ही हैज स्क्रैच्ड ऑल द फंगल इन्फेक्शन। जेन्युइनली आप देखेंगे यहाँ से पूरी स्क्रैचिंग हुई है। ये आपको रेडनेस दिख रही होगी, टेंडरनेस। ये दिख रही है रेड। वो वाला कान इतना रेड नहीं था जितना आपको यहाँ पे टेंडरनेस दिख रही होगी। सो इट इज ऑल बिकॉज पूरा का पूरा वो निकाला है, पूरा एक मशीन से। तो जब वो उखड़ा तो ये सारा पोर्शन क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो माई ईयर इज अ स्विमर्स ईयर राइट नाउ। ये पानी गया होगा मे बी। आई वेंट टू थाईलैंड, वहां पे स्विमिंग मैंने बहुत की थी। तो वहां कई बार कान में घुस जाता है पानी। और पानी क्या होता है, उसमें क्लोरीन बहुत होता है। एंड दैट इज अ कांस्टेंट इरिटेशन फॉर द ईयर। और आपको पता है इस टाइम बारिश के दिन चल रहे हैं, एंड दिस इज अ परफेक्ट सीजन फॉर फंगल ग्रोथ। तो पानी उस टाइम निकला नहीं होगा, उस पानी के कारण मॉइस्चर रहा होगा कान में, और कान में हो गया फंगल इन्फेक्शन। और ये इतना बढ़ गया कि कल सुबह जब मैं तुम्हारी क्लास लेने आई, तो मेरा ये पूरा एरिया इतना भयंकर सूज गया। फिर मैं साथ गई, मैंने उसको दिखाया, तब जाके ये पूरा इतनी हालत में है हूं मैं आज की मैं बोल पा रही हूँ।
इस कान से अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, अभी सुन कर रखा है। देख रहे बच्चों? तो आप ऐसे करने वाले हैं काम अगले साल से। तो दिस इज माय ईयर राइट नाउ। सो ये है सारा फंगस है पूरा। अब ये देखो, ये सब फंगस है। देखो कितना फंगल ग्रोथ है, देखिए इट्स ऑल फंगस 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 फंगस। तो इसको अब हटाने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दी गई हैं, जिससे कान की क्लीनिंग होती रहे। प्लस एट द सेम टाइम आई हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक एंटी फंगल medication. Yes. So this what has happened yesterday. तभी मैंने आपकी क्लास एकदम से कैंसिल की बच्चों पर, वरना आपको पता है पढ़ाने के मामले में मैम आगे ही रहती हैं, बट हालत इतनी खराब हो गई थी, सहन करने लायक भी हालत नहीं थी कल मेरी। तो इस तरीके से, और मैं तो कहती हूँ कि आपको अपने पेशेंट्स को दिखाना चाहिए। मैं तो जब भी उसके पास जाती हूँ गले का दर्द वगैरह भी लेके, तो मैं हमेशा फोटो लाती हूँ बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो बेटा ऐसे होता है। हाँ मैम एक बार ईसीजी दिखा दो। मैंने कराया नहीं है यार ईसीजी, अब तो मेरे से ईसीजी भी कराओगे? इतनी भी अनफिट नहीं हूँ मैं। 5-7 किलो ओवरवेट होंगी मैं, बट ऐसा भी नहीं कि तुम मुझे ईसीजी कराने भेजोगे यार, हेल्दी खाती हूँ मैं। ये तो प्रेगनेंसी के बाद फूल गई मैं, ऐसे भी बात करो यार मेरे साथ। अच्छा नोट्स में, अच्छा तो नोट्स आपने डाउनलोड करके देखे नहीं हितेन जी? हाँ तो बच्चों आज हम डिसऑर्डर सिर्फ खत्म करेंगे। आई विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे, एंड कल मेरी और थोड़ा बेटर हो जाएगा कान, देन आई कैन स्पीक अ लॉट। क्योंकि कान के दर्द के कारण मैं बोल भी नहीं पा रही, सिंस यू नो ई एन एंड टी आर कनेक्टेड। तो ये जो पेन है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है जैसे ही मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड। तो टुडे वी विल फिनिश डिसऑर्डर्स वाला पार्ट, कल तक और बेटर हो जाएगा मेडिकेशन से, तो देन वी विल टेक अ लॉन्ग क्लास। ठीक है, और आपकी संडे को भी क्लास होगी। इन दिस केस आपकी संडे को भी क्लासेस लगेंगी, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ हाँ, मेरी इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में इसी कान की सर्जरी भी हुई थी। इतनी मोटी फुंसी हो गई थी, तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। इतनी मोटी फुंसी हो गई थी, तो उसपे पूरा चीरा लगा के वो पस वस बाहर निकाली, फिर पट्टियां वट्टियां लगी, वो भी 1 हफ्ता चला था। यस मैम, फंगस का नेम ये तो यार मैंने करण से पूछा नहीं। मैं कल उसे दिखाने जाऊंगी वापस से, मैं कल पूछाऊंगी कि भाई बच्चे तो फंगस देखना भी चाहते, जो कान से निकालिया, पता नहीं उसके पास होगी या नहीं। ठीक है, यस चलो आ जाओ। हाँ कल से लेंगे हम एक्सक्रीशन, आज हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। तो डिसऑर्डर्स में चलते हैं। डिसऑर्डर्स भी काफी सारे इसके, बहुत अच्छे से सुनने आपको, बहुत अच्छे से आपने समझने हैं। ठीक है मैम, मेरे को भी सर्जरी बोली हुई है ईयर ड्रम के लिए। अच्छा वो वाली होगी। हाँ चले स्टार्ट करें फिर बच्चों, एवरीवन चलिए। तो सबसे पहले आज हम क्लास में शुरू करेंगे विद हाइपरटेंशन। किससे शुरू करेंगे? हाइपरटेंशन। Now, before I start with hypertension, which is a case of increased blood pressure, सबसे पहले हमें इसमें समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक में एक और टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। जब तक मैं आपको ब्लड प्रेशर नहीं समझाऊंगी, आप इस बीमारी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है देखिए। द प्रेशर, मैम के साथ बोलिए सब, द प्रेशर exerted by blood on the walls of arteries is called blood pressure. वापस से सब मैम के साथ बोलेंगे, the pressure exerted by blood on the walls of arteries is called blood pressure. अब आप कहेंगे मैम वेन्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वेन्स में प्रेशर क्या होता है, हमेशा कम ही होता है, कभी ज्यादा नहीं होता। उसमें प्रेशर ज्यादा किसमें होता है? आर्टरीज में। तो अगर हाइपरटेंशन है, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, या आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा आर्टरी फट गई। आर्टरी फटने से स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक। वो आर्टरीज के फटने से होता है, क्योंकि आर्टरी फटती है तो विद इन मिली सेकेंड्स पूरा खून बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो हमें अपनी आर्टरीज का ज्यादा ध्यान रखना होता है एज कंपेयर टू वेन्स।
अब वेन्स में क्या होता है, वेन से भी एक रिलेटेड बीमारी आती है जिसे कहते हैं वेरिकोज वेन। पता नहीं आपने सुना है या नहीं। वेरिकोज वेन एक बहुत मैं कहूंगी कॉमन डिसऑर्डर है। ये महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं अब खड़ी रहती हैं किचन में पूरा पूरा टाइम, तो उनकी जो वेन्स होती हैं पैर की, वो नीले रंग की दिखती हैं और बाहर की तरफ निकली हुई दिखती है। ऑलरेडी वेन्स में प्रेशर कम है, वैल्व्स काम नहीं करते वेरिकोज वेन में, तो ब्लड का बैक फ्लो होता है। जब ब्लड का बैक फ्लो होता है तो वेन फूल जाती है और उस फूलने के कारण वो स्किन से बाहर निकलती हुई दिखती है और बहुत गहरे नीले रंग की दिखती है। इस बीमारी को हम कहते हैं वेरिकोज वेन। तो आर्टरीज ज्यादा उसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि वो फटी तो जिंदगी खत्म। वेन्स में ऑलरेडी प्रेशर कम होता है तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। अब क्यों ज्यादा महिलाओं में होता है, अब इसके ऊपर चलते हैं। बेटा अगर आपको याद हो, हमारी मेरी जो नानी थी, अब मुझे आपकी नानी का पता नहीं, मे भी आपकी नानी संतूर वाली नानी जैसी हो, मेरी नानी तो ठेठ गांव वाली नानी थी। ठीक है, तो नानी क्या, वो जब भी खाना बनाती थी हमारे लिए, उनका चूल्हा सामने होता था, वहीं पे रोटी हो रही है, वहीं पे चूल्हे पे रोटी सिक रही है और हम भी बैठे हैं, वो भी बैठी हैं। टेक्निकली कोई खड़ा ही नहीं है, कोई चेयर नहीं है। वहां हमारी चिटाई होती थी, वहीं पे नानी ने लिया पेड़ा, उसके अंदर आलू डाला थोड़ा सा, उसके ऊपर मसाले डाले, मिक्स किए और ऐसे ऐसे करके, कोई बेलन नहीं कोई चक्कर नहीं, ऐसे ऐसे करके बस सेक दिया। तो उस टाइम जो महिलाएं थी, उनका जो लाइफस्टाइल था वो सिटिंग लाइफस्टाइल था, ना कि स्टैंडिंग लाइफस्टाइल। जब आप हर वक्त खड़े रहते हैं बिना बैठे, तो हर टाइम बेटा एंटी ग्रेविटी ब्लड पंप करना आसान है क्या? बताओ जरा, बताओ जरा। अभी देखो ब्लड ऊपर आ रहा है, आर्टरीज नीचे लेके जा रही है, बट वेन्स ऊपर लेकर आ रही है ब्लड को। सो टेक्निकली ब्लड जो ऊपर आ रहा है वो एंटी ग्रेविटी है। तो जितना ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा उतना प्रेशर लगेगा ना वेल्व्स पे, क्योंकि पीछे आना चाहेगा, क्योंकि ग्रेविटी ब्लड को इस तरफ खींच रही है और आपकी बॉडी कह रही है कि ऊपर जा। अब वेल्व्स कह रहे कि नहीं, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। पर जब आप हमेशा स्टैंडिंग पोस्चर में रहते तो वेल्व्स भी कहते हैं अरे भाई मार देगा क्या मुझे काम करा करा के। वो ऑलवेज इस पोजीशन में रहते, नहीं जाने दूंगा पीछे। बट व्हेन यू सिट, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है आपकी वेन्स पे। So I hope now you know the meaning of varicose vein. Now you got to know कि क्यों हमें बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है या बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है। अब इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगी। बच्चों आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के कारण एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं पाइल्स। पाइल्स को हिंदी में हम कहते हैं बवासीर, उसे हम हिमरॉइड्स कहते हैं। आखिर पाइल्स क्या होता है? पॉटी की जगह पे जो वेन्स होती है, रेक्टल वेन्स, वो फूल के बाहर निकल आती है। जब भी पॉटी उस रास्ते से गुजरती है तो वो जो वेन्स के फोड़े हैं वो फटने लगते हैं, छिलने लगते हैं, उसके कारण आपकी पॉटी में खून आता है। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों हुआ? इसमें तो हम बैठ के हग रहे थे, हम तो खड़े होके नहीं हग रहे थे, फिर भी क्यों हुआ? क्यों वेन बाहर निकल गई? क्यों वेन फिर से उसमें प्रेशर? अब मैं इसका रीजन बताती हूँ आपको। ठीक है, यस। अब इसका रीजन क्या है बच्चे? हम आजकल जब हगने जाते हैं तो हम पॉट पे बैठ जाते हैं, अपने हाथों को रख के और फोन चलाते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग वहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, कुछ लोग वहीं पे सब कुछ काम करते हैं। ठीक है, अब पहले जो हगने का कार्यक्रम था, पहले घरों में एक टॉयलेट होता था और 7 या 5 लोग होते थे, तो किसी के पास टाइम नहीं होता था कि आधा घंटे आप सिर्फ हगे। ठीक है, क्योंकि लाइन लगी होती थी स्पेशली सुबह के समय। जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारा घर बना था नया 2000, मेरी सिस्टर की शादी कब हुई थी? 12 में। ठीक है, उससे पहले हम एक फ्लोर पे रहते थे। एक फ्लोर में सिर्फ एक ही वॉशरूम था और एक ही हगना स्थल था और 3 कमरे थे हम लोग के पास। ठीक है, तो अब क्या, सुबह सुबह सबका, अब सबको स्कूल सेम टाइम पे जाना है, सबको तैयार सेम टाइम पे होना है, सब कुछ सुबह करना है। अभी किसी के पास टाइम नहीं था बैठने का। आप जब भी एक पोजीशन पे बैठते हैं तो आपकी वेन्स का ब्लड फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड फ्लो आपका रुकता है
ठीक है, माइंड माय वर्ड्स, जब ब्लड फ्लो रुक रहा है, चाहे आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपने ब्लड के फ्लो को रोक दिया एक डायरेक्शन में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल हैव पाइल्स। पाइल्स का पहला एक रीजन क्या है कि आप एक पोजीशन पे बैठ के, अब देखो आप हगने वाली पोजीशन में बैठे तो हगने वाले में दिक्कत हो गई, आप खड़े वाली पोजीशन में खड़े हो तो पैरों में दिक्कत हो गई, ठीक है ना। अब आप ऐसे रिलेट किया करो ना अपनी लाइफ को। सो ब्लड फ्लो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लड फ्लो तब होता है व्हेन यू मूव। जब आप एक ही डायरेक्शन में बैठते हैं, एक ही पोस्चर में बैठते हैं, तो ब्लड नहीं फ्लो करता है, जिसके कारण यू हैव प्रॉब्लम्स, गठिया, ठीक है, गठिया, यहाँ छोटे छोटे लम्स पड़ जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बता सकती हूँ। आप सब अपने राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, चलो मैं क्लास में तुम्हें एक्सरसाइज करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यस, अब देखिए, ये हाथ है आपका राइट हैंड, आप लिखते हैं, दिन भर आपका पोजीशन ही रहता है, तो आप एक पोस्चर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने दूसरा थंब लेना है गाइस, वैष्णवी आप उल्टा कर लो फिर, ठीक है। अब आपने एक दूसरे हैंड का थंब लेना है, ये देखो, और ना इसको ऐसे करो, ऐसे, डू लाइक दिस, यू कैन एक्चुअली फील द लम्प्स, आपको लम्प्स यहाँ पे फील होंगे, करो करो, एवरीबडी डू दिस। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज ब्लड फ्लो, तब मैं ये डिसऑर्डर समझा सकती हूँ, वरना मैं नहीं समझा सकती। कैन यू सी द लम्प्स, कैन यू फील द लम्प्स? बड़ा दर्द रहता है मैम, जोर से करो, बिल्कुल ऐसे खिंचा के, आपको लम्प्स महसूस होंगे, क्योंकि आप दिन भर लिखते हैं, आप एक पोजीशन पे अपने हाथ को रखते हैं। जब आप एक पोजीशन पे हाथ पे रखते हैं तो इस वाली जगह पे आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां की मसल्स ऊपर चढ़ जाएंगी। ये देखिए, ये ऊपर चढ़ गई, ये सारी टाइट हो गई मसल्स, है ना बच्चे। लम्प्स, अब जरूरी नहीं है सब बच्चों के हो, अरे ये तो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अब आप देखिए, जहां आप जिस पोजीशन में आप सबसे ज्यादा रहते हैं, उस पोजीशन में आप देखिए कि आपकी वहां की मसल्स में लम्प्स होंगे। अभी आजकल आप बैठे रहते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं, है ना, तो आपकी जो ये शैंक है, ठीक है, काफ मसल्स, डू यू नो व्हाट आर काफ मसल्स? ये जो आपका पैर होता है, रुको, आप मेरे भी वीडियो ना बना दे लोग की टीचर ऐसे समझाते हैं क्लास में, काफ, ये वाला, ओहो इतना क्या ना, इतना फ्लेक्सिबल है नहीं बच्चों, पीड़ित है, पिंडलिया। जय माता दी, अभी तो कान ही गया है, अभी लग रहा है कि पूरा शरीर चला जाएगा कल की क्लास तक। काफ मसल ये वाली होती है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, यस, हाँ। अब ये आप लोग बैठे रहते ना, अब आज अपनी काफ मसल के पीछे ऐसे ना अंगूठा लगवाना किसी से, कहना जोर से लगा, और ऐसे फिसलवाना, देखना कितने लम्स निकलेंगे। मैं बता सकती हूँ तुम्हें, पक्का निकलेंगे लम्स। बैठे रहते हो ना, सबसे ज्यादा काफ मसल डैमेज होती है उसमें। सो ब्लड फ्लो वहां होगा जहां पोस्चर चेंज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्लड फ्लो वहां रुकता है जहां आप एक पोस्चर में रहते हैं, क्योंकि वहां के मसल्स काम नहीं कर रही हैं, वो उसी पोजीशन पे है, ठीक है बच्चों, क्या हमें इतना समझ में आया? सो व्हाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन आर्टरीज, क्योंकि उसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो फटी काम तमाम, ठीक है। चले आगे। मैम बैक में पेन हो रहा है, क्या करें? बेटा मैं यहाँ पे आपके इलाज नहीं बताने आई हूँ, यहाँ मैं ब्लड फ्लो का टॉपिक समझाने आई हूँ। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूँ कि यू कैन एक्चुअली सी कि लम्प्स बनते कैसे हैं। इन गांठों को खोलना पड़ता है, फिर जब आप इन गांठों को खोलते हो तो ऐसा लगता है कोई सुइयां चुभो रहा है। एक्यूप्रेशर क्या है? इन गांठों के ऊपर प्रेशर लगा लो, ऐसा लगता है कि सामने यमराज खड़े हैं, इतना दर्द होता है कि यहाँ इसने छोड़ा और यमराज मुझे लेके गए, इतना दर्द होता है जब आपकी मोटी मोटी गांठें होती है, स्पेशली पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल पेन, यहाँ वाला, क्योंकि आप राइट साइड से लिखते हैं मोस्टली, तो ये वाला एरिया, ये वाली जो मसल्स होती है, ये वाली दिस, ये सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, स्ट्रेस्ड होती है, टेंशन में होती है, ठीक है। चलो आ जाओ। सो व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज pressure
exerted by blood on walls of arteries. इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है। पहले थोड़ा मैकेनिकल होता था, अभी थोड़ा ऑटोमेटिक है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बच्चों? स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का जिससे आप ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। इसके अंदर जो ऊपर नीचे उतरता और चढ़ता है वो मरकरी होता है। क्या होता है जो ऊपर नीचे उछलता हुआ आपको जो दिखता है वो मरकरी होता है। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गया, आपको पता ही है। आजकल इसे कोई यूज नहीं करता, पुराने वाले को। अब आते हैं व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? तो वो कितना है बच्चों? वो कितना है? 120/80 mmHg। क्या है? 120/80 mmHg। अब आप कहेंगे मैम 120 प्रेशर कौन सा है? इट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है आर्टरीज में, तो दैट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका हार्ट रिलैक्स्ड है उस टाइम पे आपके आर्टरीज में प्रेशर कितना रहता है? 80। तो जब एकदम से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एकदम से खून जाता है आर्टरीज में, तो ऐसे बवाल मच जाता है आर्टरीज में 120 टाइप का। जब वो रिलैक्स करता है 0.4 सेकंड के लिए, उस टाइम पे जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो ये बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज पल्स। यहाँ पे बेटा मैं थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे लिखवा रही हूँ, ठीक है, माइंड मत करना, बट ये सारे कॉमन टर्म्स है इसलिए लिखवा रही हूँ। व्हाट इज पल्स? ओहो, व्हाट इज पल्स? पल्स टॉफी नहीं है ये, ठीक है, पहले तो ये समझो, इट इज नॉट अ टॉफी। पल्स क्या है? आपने देखा वो कोई भी बेहोश पड़ा होता है ना, या कहीं पे कुछ भी होता है तो एकदम से दीदी पहुंच जाती है, रुक रुक रुक, ये देखो, हाँ मिल गई पल्स। ठीक है। अब ऐसे कोई बेहोश पड़ा होता है तो चुम्मा नहीं करने का है, सीपीआर नहीं देने का डायरेक्ट, ठीक है, पहले देखने का है जिंदा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे पता लग जाएगी, यहाँ पता है लेफ्ट साइड पता लग गई। ठीक है। तो ये जो आप फील कर रहे हो ये ब्लड प्रेशर है? नो, इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल्स। यहां से कैसे पल्स पता कर रहे हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी वॉल्स। ये रही मैम। वेन्स पल्स सेम सेम? नो, आर्टरीज की पल्स चेक करेंगे, वेन्स की तो होती ही नहीं है। ठीक है। तो पल्स क्या है? इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल्स। तो पल्स कितनी होती है? सेम लाइक हार्ट बीट। ये भी कितनी होती है बच्चों? 100 से 120 पर मिनट हो सकती है आपकी पल्स। इसे कहते हैं पल्स रेट। क्या कहते हैं इसे? पल्स रेट। कितनी आपकी पल्स है, इसको भी नापना जरूरी होता है। ठीक है। अब दिल ब्लड पंप कर रहा है बट आपके यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो यानी कि ब्लॉकेज है। तो पल्स और हार्ट रेट सेम सेम होना चाहिए। अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर हम कहते हैं कि अरे, मतलब हार्ट रेट तो 75 होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, 105 तक रहता है। फिर आते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? वो होता है आर्टीरियल सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। ये हो गया 120 माइनस 80, 40 mmHg जो पल्स प्रेशर। इसको लिख लो। अब मैं हाइपरटेंशन समझाती हूँ टॉपिक। तो सबसे पहले बॉडी की नॉर्मल कंडीशन तो समझ ली हमने। मैम फीवर में पल्स, पल्स के लिए विशाल पल्स प्रेशर नापता है हर कोई। जब कोविड आया था तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन नापते थे और उस ऑक्सीमीटर में आपका पल्स प्रेशर भी होता था, पल्स रेट। हाँ बेटा इल्मा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है पूरी बायोलॉजी में। ओ हो नवनीत, क्यों कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? पैसा बनाएगा?
अब आते हैं हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल कितना था? 120/80। ये होता है 140/90 mmHg। तो हाइपरटेंशन में आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, और जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनको हमेशा सॉल्ट कम लेना चाहिए। क्यों? दिस इज असर्शन रीजन। ये कॉन्सेप्ट मैं 1000 बार क्लास में समझा चुकी हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं कि आप नमक कम खाइए? क्योंकि अगर शरीर में नमक होता है तो वो किसको रिटेन कराता है? किसको रिटेन कराता है? वाटर को। अगर पानी ज्यादा है ब्लड में तो वो और ज्यादा तेज भागेगा। अगर वो और तेज भागेगा तो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो इसलिए जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें रात में सॉल्ट फ्री रहना चाहिए। सॉल्ट फ्री का मतलब रात में कम स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। ठीक है? यस, बिना नमक का खाना चाहिए, या कम ही सॉल्ट लो तो बेस्ट है। सो यहाँ पे दिस damages vital organs like kidneys, brain and heart। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की शिकार है तो ये, और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? लो ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा नमक खिला दो भाई, इसमें क्या है? नहीं, और क्या? अब आ जाओ जरा, अब यहाँ पे आते हैं हाइपरटेंशन में। पहले ये सुन लो फिर अपनी कहानी बाद में। यहाँ पे क्या होता है हाइपरटेंशन में? आर्टरीज में हमेशा ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? बंदा गुस्से में रहेगा, बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़पन, ऑलवेज रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही है। अक्सर लोग यूज करते हैं टर्म बेचैनी। ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट। अब हुआ क्या देखो बेटा, मैं आपको इस ईयर की स्टार्टिंग की बात बताती हूँ, फेब या मार्च की बात होगी। मेरे मामा को डायबिटीज है और उनकी ना सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी। तो वो घर गए। अब उनके घर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है? दो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, एक जो है वो LLB है। अब दोनों बेटियां भी आई है, बेटा भी आया हुआ है। अब डॉक्टर ने कहा इनकी शुगर कम करके रखनी होगी वरना प्रॉब्लम होती है हीलिंग में। तो मेरी बहन को याद नहीं रहा, उसने इंसुलिन के इंजेक्शन विद इन हाफ एन आवर 2 दे दिए। दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन शॉक। उनकी बॉडी पूरी हिलने लगी क्योंकि एकदम से ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बिल्कुल कम हो गया। अब इस सिचुएशन में उसने कहा कि करे क्या, ये तो लग रहा है हॉस्पिटल भी ले जाने की हालत में नहीं है। ठीक है? यस, ऐसे सिचुएशन। तो एज अ साइंस पर्सन हम लोगों ने, मैं और मेरे भाई थे, तो हमने इमिडिएटली बोला भाई अगर शुगर कम हुई है तो ग्लूकोज पिला दो ना। एंड यू वोंट इवन बिलीव, हमने कहा शुगर पिला दो तो उसको समझ नहीं आया, उसने तुरंत से बस पिला दिया ग्लूकोज खूब सारा। विद इन 5 मिनट्स बॉडी रेस्ट पे आई। जो शॉक था उससे पहले बॉडी निकली। फिर हम डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने भी यही कहा अगर समहाउ कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी दवाई डबल ले ले तो उसे तुरंत से शुगर सॉल्यूशन देना चाहिए। तो बेटा ऐसी चीजें देखो, आपको भी इंस्टेंट, अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं हमेशा आपको क्लास में कहती हूँ आई ट्रीट यू लाइक डॉक्टर्स। मैं आपको मान के चलती हूँ अपने बच्चों को क्लास में कि आप डॉक्टर्स ही हैं। तो यू शुड हैव दिस टाइप ऑफ ऑरा कि जब आप बोले तो लगना चाहिए कि हाँ आपको आता है, यू नो साइंस। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए। ठीक है? सो फर्स्ट ट्रीट योरसेल्फ एज डॉक्टर्स, देन बिहेव लाइक अ डॉक्टर। तो जो भी आप मेरे साथ क्लास में पढ़ते हो उसे अपनी डेली लाइफ में उतारिए। अब आते हैं सेकंड पे, हाइपरटेंशन के बाद एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस। अब एंजिना पेक्टोरिस क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट चेस्ट पेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। अब देखो चेस्ट पेन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द रीजन। जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तब भी आपको दर्द होने लगता है। कई बार ये गैस्ट्रिक पेन होता है। इसका मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लेट गए हैं और लेटने के बाद भी आपके लेफ्ट हैंड और दिल में दर्द है, सो दिस इज अ सिग्नल ऑफ हार्ट अटैक। दिस इज नॉट अ सिग्नल ऑफ हार्ट बर्न, मतलब कि ये गैस का दर्द नहीं है।
अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट पोजीशन में दर्द हो रहा है, ठीक है, लेट के नहीं हो रहा, तो यानी कि ये गैस का है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। ओवर ईटिंग कैन बी वन ऑफ द रीजन। ओवर एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज आप देख चुके हैं कितने लोग तो जिम में ही शहीद हो जाते हैं। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि दिल नहीं संभाल पाता बॉडी डिमांड को। वो भी एक दिल है, वो भी एक बेचारा ही है, ठीक है, वो नहीं संभाल पाता। या स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है, या एंजाइटीज हो सकती हैं जिससे एकदम से, या फिर मम्मी को पता लगा कि बेटे ने लड़की पसंद कर ली है। इंडिया में तो यही सबसे बड़ा रीजन है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस या इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, शॉर्ट फॉर्म में इसे कैड भी लिखते हैं। अब ये क्या है, आइए, अब ये क्या है, देखिए ध्यान से। ये सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है इंडियंस में, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं। फ्राइड फूड, समोसा, चाट पापड़ी, ये सब चीजें, दीज आर ऑल सैचुरेटेड फैट्स। जितना आप मैदा खाएंगे उतना ही आप अपनी बॉडी में जमा कर रहे हैं चीजों को। एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी, तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि एक्चुअली मैं कान से नहीं सुन पा रही, मुझे लग रहा है मैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, मतलब अजीब सी लग रही है मुझे। आ तो रही है ना तुम्हें मेरी आवाज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी है क्या? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है व्हिच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। ये क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। तो ये जो आर्टरी है वो डायरेक्ट किसके पास जा रही है? कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट के पास जा रही है। तो अगर इस आर्टरी में कुछ होता है तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा गाइस? कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? यस मैम, बट चीका मीका लोग भी तो मैदा खाते हैं, वो मैदा के साथ ना एक लोटा भर के सूप भी पीते हैं, खूब सारा प्रोटीन भी खाते हैं, खूब सारी रफेज भी खाते हैं, बट दीदी से बर्गर खाते, वो भी टमाटर निकाल के टिक्की के साथ, उसको हम नहीं कह सकते हेल्दी डाइट। ठीक है, चलो अब आते ही होगी कोरोनरी आर्टरी। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है, इसमें डिपोजिशन हो जाता है इस आर्टरी में। जैसे मान लीजिए हमारी आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, इसके आसपास ऐसे फैट डिपोजिशन, ये फैट डिपोजिशन है, फैट कौन सा है? एलडीएल। कौन सा? ये एलडीएल। एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आपके शरीर में एलडीएल ज्यादा है तो खतरनाक है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में एथेरोस्क्लेरोसिस करा देगा। ये जाके आपकी आर्टरी की वॉल में डिपॉजिट कर जाता है, और अब जो ब्लड फ्लो है जितना पहले जा रहा था उतना नहीं जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका? कैल्शियम डिपोजिशन। इसलिए कैल्शियम टू मच भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली पत्थर ही बनाता है आपके शरीर में, उसका काम ही पत्थर बनाना है। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ठीक है, या फिर ये क्या हो सकता है? प्लेक्स। ठीक है, ये प्लेक्स डिपोजिशन। तो कैल्शियम हो गया, फैट हो गया, प्लेक्स डिपोजिशन हो गए। ठीक है, ये सारी चीजों से क्या होता है? देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ ब्लड towards cardiac muscles. So all these leads to restricted blood flow towards cardiac muscles. कम हो गया फ्लो, अब कम हो गया फ्लो, अब क्या करें? प्लेग इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं यहाँ पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है बेटा, जैसे मेरे कार में भी तो प्लेग ही है, अभी आपको दिखाया मैंने पूरा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखा ना, एक अभी मैंने दिखाया फोटो कैसे डिपॉजिट था, ऐसे ही हो जाता है डिपॉजिट, ये भी बिल्कुल सेम।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब ये कंडीशन है तब क्या करते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा इसके इसके तो स्टंट डला है, स्टंट, ऐसा सुना आपने, अरे डॉक्टर ने तो इसको स्टंट डाल दिए, ठीक है। या आपने सुना होगा एंजियोप्लास्टी करा दी, वो स्टंट डालने को ही कहते हैं, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा इसकी तो बाईपास सर्जरी हो रही है। ये दो चीजें ऐसी है जो आई थिंक इंडिया का हर कार्डियोलॉजिस्ट करता ही करता है। तो आखिर ये दो चीजें क्या है, ये आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पे भी ब्लॉकेज होती है, जहां पे भी क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, उस ब्लॉकेज को पता करने के लिए हम एक टेक्निक करते हैं जिसका नाम है एंजियोग्राफी। क्या नाम है टेक्निक का, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी की मदद से हम पता करते हैं कि आखिर ब्लॉकेज है कहाँ दिल में भी। जब तक ब्लॉकेज नहीं पता होगी तब तक आप ट्रीट कैसे कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू नो अबाउट द एरिया ऑफ ब्लॉकेज, क्या कि ब्लॉकेज है कहाँ। तो फर्स्ट स्टेप वी स्टार्ट विद एंजियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंजियोग्राफी के बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कैथेटर अभी नहीं मेथड जैसे का, इसके अंदर एक सॉल्यूशन आपके ब्लड में डाला जाता है रेडियो एक्टिव, और वो जहां जहां डिपॉजिट होता है फिर आपके एक्सरे में वो चमकता हुआ दिखता है, उससे डॉक्टर पता करता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी ब्लॉकेज है, ठीक है। ऐसा कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, अभी कैथेटर थोड़ी डाल देगा सीधा सर्जरी होगी फिर तो ये, अरे अभी पता कर रहे हैं, अभी नॉन सर्जिकल होगा पहले, ठीक है। यस, स्टेप बाय स्टेप चलता है डॉक्टर भी। अब इसके बाद मुझे पता लग गई ब्लॉकेज। देयर आर टू केसेस, इफ द ब्लॉकेज इज पार्शियल, इफ द ब्लॉकेज इज पार्शियल यानी कि इतनी ब्लॉकेज है, ये देखो, तो इस केस में 70% ऑफ द ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग, इट इज द 30% which needs to be get rid of, ठीक है। यस, तो उसके लिए यहाँ पे दो टेक्निक्स है। पहली टेक्निक क्या है, इस केस में हम इसकी बॉडी में स्टेंट डाल देंगे। अब आप कहेंगे मैम ये स्टेंट होता क्या है, ठीक है। मैम रेडियो एक्टिव से डैमेज नहीं होता, ये वो वाला रेडियो एक्टिव नहीं है जो आपको डैमेज करेगा, इतना तो डॉक्टर को भी पता है बेटा आदित्य, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये जो स्टेंट हम डालेंगे ये आखिर होता क्या, इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत पहले क्या होता था इंडिया में, क्या हुआ जब स्टेंट आया, दिस टेक्नोलॉजी केम, तो इंडिया में क्या होता था, कोई स्टेंट 70,000 का डाल रहा है और वही चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 700-7,000 में भी डल जाती थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अब इस हमारे बिना कमा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज किया कि दो क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स रहेंगे, एक मेड इन इंडिया, एक मेड इन फॉरेन, ठीक है। मेड इन इंडिया वाले का दाम रहेगा 7,000 और जो फॉरेन का है उसको आप 10 से 15,000 के बीच में चार्ज कर सकते हो। फिर अब आई दूसरी चीज, डॉक्टर्स ने जो करना शुरू किया, जहां पे एक स्टंट डालना चाहिए था, डॉक्टर्स वहां पे अब 5-5 स्टंट डालने लग गए हैं, जस्ट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सर्जरी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, समटाइम। तो स्टंट क्या है, जैसे ये मेरी आर्टरी है, ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक लूप डाल दिया, देखिए ऐसे लूप डाल दिया, इसको सहारा दे दिया, इसको ऐसे सहारा दे दिया, बीच में एक लूप लगा के, तो अब जो है ये पूरा खुल जाएगा और यहाँ से ब्लड फ्लो कर जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से ब्लड क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, समझे, रास्ता खुल गया, बिल्कुल सही, इल्मा ने बहुत सही वर्ड यूज किया, रास्ता खुल जाएगा। अगर आप उसको एक सहारा दे देंगे तो रास्ता खुल जाएगा और आसानी से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेंट चेंजेस, कई बार ऐसे की जगह ऐसे हो गया तो, और ऐसा होता है, सडन डेथ, sudden death. Now you need skills here. There are cases where the stunt like this changes into this. Yes, होता है, there are cases, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रास्ता, सेकंड रास्ता हमारा एंजियोप्लास्टी, जिसका दूसरा नाम है बलून कैथराइजेशन, बलून कैथराइजेशन। अब इसमें क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, मैं एक बार कंफर्म कर लूं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी वर्ड सही है ना।
एंजियोग्राफी टेस्ट है ना, ये लिखा है ना हमने, हाँ बस ठीक है। एक्चुअली इतना सब उल्टा रहता है ना। अब एंजियोप्लास्टी क्या है देखिए, एक टेक्निक हमें इल्मा ने बोला कि रास्ता खोल देना, यहां मैं कहूंगी रास्ता साफ कर देना। ये हमारी आर्टरी है और यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉकेज है, ये हमारी क्या है, ब्लॉकेज। नाउ आफ्टर डूइंग एंजियोग्राफी, टेक्निक करने के बाद आपको पता है यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब यहाँ पे डॉक्टर एक बहुत पतली सी तार लेगा, क्या लेगा, बहुत पतली सी तार। ये तार सीधा उस आर्टरी में डालेगा, ये देखिए ये तार डाल दी उसने आर्टरी में, और ऊपर से इस तार के अंदर वो हवा छोड़ेगा। जैसे वो हवा छोड़ेगा, यहां से तार के आगे एक बलून है वो फूल जाएगा, और इसके अंदर गैस कौन सी भरेगा, हीलियम, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे वो हीलियम छोड़ेगा, हीलियम जैसे इसमें जाएगी ये फूल जाएगा। अब डॉक्टर ने क्या करना है, इसको खींचना है बाहर की तरफ। जब डॉक्टर इसको खींचेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए ये आपका प्लेक है। अब ये बलून जैसे जैसे ऊपर आएगा, ये अपने साथ साथ इसे भी खींचता जाएगा प्लेक को बाहर, जैसे हम नाली साफ करते हैं सेम वैसे। बट ये सिर्फ उसी सिचुएशन में हो सकता है जहां पे आपकी सिर्फ एक या दो ब्लॉकेज हो। इफ यू हैव मल्टीपल ब्लॉकेज तो आप साफ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। सो दिस मेथड इज कॉल्ड बलून कैथराइजेशन और एंजियोप्लास्टी। क्या समझ आया सभी बच्चों को, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? और बच्चों को सुनने में इतना मजा आ रहा है, इनको लग रहा है आज एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है क्लास में। आज फालतू के एक डाउट नहीं आ रहा, देखो एक भी फालतू का डाउट नहीं आया अभी तक। लिख लो इसको। अब हम आएंगे, जब हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा बाईपास सर्जरी करते हैं। कंप्लीट ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज, उस केस में द डॉक्टर विल गो फॉर बाईपास सर्जरी। नाउ व्हाट इज बाईपास सर्जरी, दिस आई विल एक्सप्लेन। लिख लो इसको। ये एंडी सर इतना क्यों भेज रहे हैं मैसेज हैं? टेलीग्राम बंद करना पड़ेगा क्या? बंद ही है, इसकी नोटिफिकेशन भी इसने ऑन कर दिया भाई, टीजी के। मैं तो हमेशा बंद रखती हूँ नोटिफिकेशन, मैनेज नोटिफिकेशंस। चलो चलो देखो मैम आज उनकी क्लास नहीं हुई है, अच्छा मैम खाली बैठे होंगे। थैंक यू सो मच, टीचर्स को इतनी तुम इज्जत दे देते हो, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है कई बार हमारा। आ जाओ, अब आते हैं बाईपास सर्जरी। ये देखिए बेटा, एक मजनू है, मजनू को लैला तक जाना है, पर उसके पापा ने रास्ता बंद कर रखा है, तो मजनू क्या करेगा? चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मजनू ने यहां से यहां जाना है, मजनू ने, ठीक है, बट बीच में पापा जी ने रास्ता कर रखा है बंद, वो नया रास्ता बनाएगा। बिल्कुल सही हितेन, वेरी गुड बेटा। तो आओ नया रास्ता बनाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक नया रास्ता बनाते हैं जिसे कहते हैं बाईपास। अब जो ब्लड यहां से जाना चाहिए था, सिंस इट इज ब्लॉक्ड, इसको साफ भी नहीं किया जा सकता। नाउ द ब्लड विल गो फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। एक नया रास्ता बना देते हैं फॉर ब्लड टू फ्लो टू कार्डियक मसल्स, ठीक है बच्चे। सो दिस इज बाईपास। मैम ये फेल भी होती है बेटा, अगर देखो सिंपल है, डाइट का है सब कुछ रोल। जैसे मैंने आपको बताया माय ईयर इज सेंसिटिव, तो मुझे अपनी तहाउम्र अपने राइट ईयर का ध्यान रखना है, बिकॉज कहीं और इन्फेक्शन हो या ना हो, मेरा कान में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों का दिल कमजोर होता है, सेंसिटिव होता है। पूरे बॉडी पे असर आए या ना आए, सबसे पहले उनके दिल पे आता है।
कोई ना कोई एक कमजोरी आपके शरीर में होती है और उसका आपको ख्याल रखना होता है। अब जैसे इस बार मुझे करण ने बताया मैम यू हैव अ स्विमर्स ईयर प्रॉब्लम, तो आप प्लीज ईयर प्लग्स पहन के स्विमिंग वाले ही स्विमिंग करें। बस सी आई फाउंड अ सोल्यूशन ना। अगर अगर मैं उस ईयर प्लग के बिना जा रही हूँ फिर से स्विमिंग करने, तो ये मेरा गधापन है ना, दिस इज गधापन ऑफ मी। तो ऐसे ही आपको समझना होगा बेटा कि जो चीज कमजोर है उसका तो आपको ख्याल रखना ही है। लिख लो बेटा, फिर आप आगे की करते हैं। मैम ब्लॉक एरिया को कट नहीं करते, नहीं बेटा, खून बहुत बह जाएगा ना, आप ऐसे समझो एकदम से। आर्टरीज के साथ छेड़छाड़ आप आसानी से नहीं कर सकते, उसमें ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बीमारी जो हम लेंगे वो हम लेंगे हार्ट फेलियर। ना हार्ट फेलियर क्या है, आपकी डिमांड ज्यादा है बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे इतना। मतलब कि वहां पे डिमांड है 200 थाली की, बट मैं मैक्सिमम सिर्फ 150 थाली ही दे सकती हूँ। सो दिस इज माय फेलियर कि मैं 200 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाई। ऐसे ही दिल के साथ होता है, अगर बॉडी की डिमांड ज्यादा है और हार्ट उतनी नहीं फुलफिल कर पा रहा, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहा, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा। मे बी उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, उसके पास खुद ही खून नहीं आ रहा है, तो बेचारा क्या ही आगे करेगा, उसकी मसल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। ठीक है, ब्लॉकेज हो सकती है हार्ट में, कुछ ऐसी मसल्स है जो काम ही नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं लग पा रही जितनी लगानी चाहिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन हार्ट फेल्स टू मीट बॉडी डिमांड इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वेरी पॉपुलर हार्ट अटैक, या इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफॉक्शन। दोनों ही नाम है। अब हार्ट अटैक क्यों आता है? आप डेली समोसे खा रहे थे, इतना फैट बढ़ गया, आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने से पहले के सिग्नल्स क्या है? सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलना, पहला। फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, दूसरा, अगर आपकी हार्ट की मसल्स के पास प्रॉपर नहीं जा रहा, हर चीज करते ही थक जाना तुरंत से फिजिकल एक्सरसाइज करते, यानी कि हार्ट अटैक दूर नहीं है, दर्द हो रहा बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक कैसे हुआ? सडन डेथ ऑफ अ मसल, मसल ने काम ही नहीं किया, मतलब कि जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करना था वो करी ही नहीं, बॉडी में ब्लड आगे गया ही नहीं, हार्ट अटैक, जोर से दर्द, बस। ठीक है, तो ये क्या है? सडन डेथ ऑफ ए मसल, कार्डियक मसल। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है इस सिचुएशन में? अगर कोई ऐसा है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड को फटाफट से हिलाना होता है। अब देखो हो क्या रहा है, कई बार मसल्स को आपने जागरूक करना होता है। जब आप फटाफट से हाथ से लाते हैं तो यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ये दिल में जाता है, और कई बार क्या होता है दिल वापस से पंप करने की कोशिश करता है, वेयर यू गेट बैक इनटू द हार्ट सिचुएशन। अब हार्ट अटैक भी क्या होते हैं? 3 स्टेजेस पे, 1 2 3। 3 का तो कोई इलाज नहीं है, जय माता दी है। 1 कई बार साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं उसे, आया पता नहीं चला क्योंकि बहुत माइन्यूट स्केल पे आया और आपकी बॉडी ने रिकवरी कर लिया। बट सबसे ज्यादा औरतों में जो देखा गया है, सबसे पहले इनको होता है गैस्ट्रिक पेन, दिल घबराना, palpitation and then heart attack. These are the stages. पहले गैस सा लगता है उनको, जैसे पूरा टाइम ना ऐसे, मैं आपको बताती हूँ ऐसे चंचल से हो जाएगी, बेटा बेचैनी सी हो रही है ऐसे। जिस टाइम आप समझ जाओ आप किसी बड़े को ऐसे करते हुए देख रहे हो ना, बेचैनी सी हो रही है, बस ये दिस इज अ प्राइमरी सिम्टम।
प्राइमरी सिम्टम बेचैनी होना, ये यही है, क्योंकि यहाँ दिल ही है और कुछ नहीं है, लंग्स का ये सब काम होता नहीं है, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट। व्हेन हार्ट completely stops beating, this is called cardiac arrest। 5 बीमारियों, मुझे 1 घंटा लग गया एक्सप्लेन करने में, क्या कर रही हूँ मैं आज की क्लास में मुझे ही नहीं पता सच में यार, वरना अपन जैसे लोग जितनी फास्ट पढ़ाते हैं, देखो जरा। अब वही ना, अगर टाइम होता है ना, लाइक 11-12 के, जब मैं पहले बैचेस पढ़ाती थी 11-12 के, तो बहुत टाइम होता था, बच्चों को इतनी चीजें पढ़ाते थे, तब बच्चे कहते थे बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग। अब क्या, टाइम इतना शॉर्ट रहता है, इतना टाइम प्रेशर रहता है कि ये सब चीजें, अब देखो अगर 15 मिनट है तो ये टॉपिक आप 5 मिनट में भी पढ़ा सकते हो। हार्ट अटैक से बचने का सॉल्यूशन है, यू डू कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइज होती है, यू नो, जिसमें साइकिलिंग आती है, रनिंग आती है, स्प्रिंटिंग आती है, वॉकिंग आती है। कार्डियो, when you do cardio, the maximum workout done is by your heart, not by your muscles. This is what I believe. That's why it is called as cardio. So if you want to maintain your heart health, then cardio is something which becomes the best solution. Cardio करना। हाँ, आजकल मैंने भी शुरू किया है थोड़ा बहुत, पता नहीं कब तक चलेगा, बट सीरियसली माय बॉडी वाज आल्सो गिविंग सिम्टम्स। मेरा कोर बहुत कमजोर है, आफ्टर प्रेगनेंसी माय लोअर कोर इज सो वीक कि अगर मैं लिटरली, कल मैं अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करी थी कि रमन तुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या है इस टाइम पे सिचुएशन, रात तक तो मैं बिल्कुल मर जाती हूँ, 9 बजे तो आई एम लाइक कि मेरे को सोना ही सोना है, कुछ मत बोलो। मैं उसको कल एक्सप्लेन करी थी कि रमन सी, मैं ऐसे यहाँ पे मरी हुई हूँ, दीज आर माई मसल्स, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो माई मसल्स एक्चुअली ब्रीथ, and the moment I stop doing exercise I'm dead again, so my muscles are literally dead। so उसको उठाने में मुझे जितनी मेहनत लग रही है, like 20 minutes walk में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान क्यों करा दी इतनी मेहनत। 20 minutes walk and it's not even running, no sprinting, nothing, it's just walking, a simple walk I couldn't do for 20 minutes literally। so उस सिचुएशन पे मैं हूँ इस टाइम पे, जहां पे मेरी मसल सीरियसली बहुत ज्यादा लेजी हो चुकी है। तो बच्चे यार, तुम्हारे लिए भी हाई टाइम है, मेहनत करो, अपने ब्लड फ्लो पे काम करो। मैं इतना पढ़ाती हूँ बट माय लोअर कोर इज वेरी वीक, ठीक है। पैरों का सही है मामला, बट मेरा लोअर कोर इतना इतना ज्यादा वीक है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। तो यही है बच्चों। मैम आप तो नाजुक परी हो, नहीं मैं नाजुक नहीं हूँ, मरी हुई परी हूँ। पहले एक टाइम था जब मैं 5-5 घंटे वॉक कर लेती थी शादी से पहले, और अब देखो जरा। नाजुक तो तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। चैप्टर ओवर, हाँ, चैप्टर ओवर। सो फाइनली वी हैव डन दिस चैप्टर, ठीक है। हाँ, पहले तो 10,000 स्टेप 20,000 स्टेप आराम से हो जाते, तब नहीं होते। तो अब कल हम एक्सक्रीशन वाला शुरू करते हैं बच्चे, देखती हूँ। ऐसे ही स्लो स्लो पढ़ाऊंगी, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी अपने गले को, ना ही अपने कान को। जरा सा भी तेज बोलती हूँ तो वो ईयर ड्रम पे प्रेशर जाता है और बहुत दर्द होता है एकदम से, गंदा वाला। टेंडर है ना, अभी पूरा कल क्लीनिंग हुई है इसलिए, ठीक है। चलो, आपका सिलेबस मैंने पोस्ट भी किया था, मैंने तो पूरा अपना ही नहीं बाकी टीचर्स का भी पोस्ट किया था ग्रुप पे। आपका बायो में आएगा रेस्पिरेशन एंड प्लांट, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री में आएगा इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स। फिजिक्स में आएगा सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ये सब बताया था मैंने, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।